ओके, लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिसलोकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने बताया था डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन होता क्या है? मैंने आपसे बताया था कि जब भी डिसलोकेशन क्या होता है, डिसलोकेशन में जैसे कोई ओरिजिनल बोन का प्लेस है और वो अपने स्थान से क्या हो रहा है, वह बोन का जो जुड़ा हुआ भाग है वो अपने स्थान से हट जाता है या विस्थापित हो जाता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? डिसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। कॉमन साइड डिसलोकेशन का आपका मेनली जो माना जाता है वो आपका शोल्डर डिसलोकेशन होता है, जहां पर ये चीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। शोल्डर है, हिप है और आपका जॉ, ये तीन ऐसे कॉमन साइड है जहां पर सबसे ज्यादा आपकी डिसलोकेशन होने के चांस होते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रीटमेंट है उस डेटॉक्स के थ्रू हम कर सकते हैं और प्राइस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तभी होगा कि जब कोई एक्सपर्ट हो और ज़्यादा अच्छा कर पाए। ये सब फर्स्ट एड के प्रिंसिपल है, मतलब फर्स्ट एड तब होता है जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जब तक हम डॉक्टर के पास या स्पेशल कोई एक्सपर्ट हमें ना मिल जाए, तब तक हमको किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा लिस्ट ऑफ, इसके अलावा जो भी हमने आपको इंजरीज पढ़ाई थी आज तक, अभी तक जो भी पढ़े हम लोग, उनके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंजरीज होते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से बहुत ही फेमस होता है, जब आप यूजीसी का नेट वगैरह देते हैं ना, तो वहाँ सिंपल इंजरी ना पूछ के, कॉमन स्पोर्ट इंजरी ना पूछकर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंजरीज पूछते हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरीज क्या होती है? आपका यही एचलाइज टेंडन, ठीक है, या एक्लीज टेंडनाइटिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। एचलीज टेंडनाइटिस, इसमें होता क्या है, सिंपल सा यहाँ समझ लीजिए इसका। जब काफ मसल से जुड़ी, देखिए पहले तो हमको समझना है कि एचलीज टेंडनाइटिस होता कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगा। तो एचलाइटिस टेंडनाइटिस जो होता है वो आपका, देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपका कौन सा बोन होता है? टीबिया, और उसके बाद होता है फिबुला। जब ये बोन आपने देखा, ये बोन के पीछे यही जो मसल्स आपका गैस्ट्रोनीमियस मसल्स होता है, काफ मसल्स को हम गैस्ट्रोनीमियस मसल्स कहते हैं। ये मसल्स जब हमारे हिल से इसको जोड़ता है, तो ये जो आप व्हाइट कलर का फाइब्रस बैंड देखते हैं, यही हमारा टेंडन होता है। और सबसे बॉडी का सबसे बड़ा टेंडन क्या कौन सा होता है? तो एचलीस टेंडन होता है। याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा टेंडन कौन होता है? तो एचलीस टेंडन होता है। अब ये होता है, इसका लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया कि जो काफ मसल्स होता है आपके पैर के पीछे में, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स को नीचे से हिल तक जोड़ने का जो काम करता है वो एचलीस टेंडनाइटिस ही करता है। अब होता क्या है कि जब काफ मसल्स जो एड़ी से जुड़ी होती है, उसमें एचलाइटिस टेंडन में पेन शुरू हो जाता है या ओवर ट्विस्ट हो जाता है, या वहां पर आपने बहुत ज्यादा ऐसा कोई वर्क कर लिया है, ओवर स्ट्रेच हो गया है वो, तो वहां जब पेन शुरू होगा, और पेन के कारण जब इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी टेक्निकल नेम हम बात करेंगे स्पोर्ट इंजरी में, तो स्वेलिंग तो नॉर्मल लोग स्वेलिंग बोलते हैं, लेकिन एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर और एज अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेक्निकल नेम दैट इज अ इन्फ्लेमेशन, ओके। तो यहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन टर्म को यूज करना है कि जब एसिडिक टेंडनाइटिस में क्या होता है, ये टेंडन में सूजन आ जाए, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, पेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो एचलीस टेंडनाइटिस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हाँ बात सर। करते हैं। हाँ, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। आगे हमारा है जंपर स्नी। जंपर स्नी भी एक प्रकार का आपका होता है। इसमें क्या होता है? पटेलर टेंडनाइटिस। कौन सा होता है? पटेलर टेंडनाइटिस। तो पटेलर यानी कि जो पटेला बोन आप देखते होते हैं, पटेला बोन होता कहाँ पे है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं पटेला कहाँ होता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा
ये यहाँ हमारा क्या होता है, ये हमारा घुटने की बोन है, ठीक है। तो घुटने के पास एक इस तरीके से छोटी सी हड्डी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, इस पटेला को यहाँ पर भी ये चिपका होता है और इसके साथ साथ देखिए इस तरीके से क्रॉस टेंडन होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, सिनोवियल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में। ये ऊपर वाला आपका फीमर बोन होगा और नीचे वाला आपका कौन सा बोन है, टिबिया एंड फ्यूबुला बोन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक आपको मिलेगा सिनोवियल फ्लूइड, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों बोन आपस में टकराते नहीं हैं और हमें कोई भी मूवमेंट्स कराने में हेल्प करते हैं। समय के साथ साथ सिनोवियल फ्लूइड घिस जाता है और फॉल्टी लाइफस्टाइल से भी सिनोवियल फ्लूइड घिस जाता है और बाद में आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पटेलर टेंडनाइटिस, ये जो आप देख रहे हैं कि कैप की तरह नी कैप बोला जाता है पटेला को, नी कैप। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके जो टेंडन होते हैं ना, जब पटेला नामक बोन से जुड़ने वाली टेंडन में दर्द हो जाए, तो पटेलर टेंडनाइटिस में जब दर्द होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जंपर्स नी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो अधिक जंप करते हैं या जो बास्केटबॉल के प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर में एंकल वाला भी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये फुटबॉल वाले प्लेयर्स में भी हो जाता है। और जो जंपिंग होते हैं, जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप और ट्रिपल जंप वाले जो प्लेयर्स होते हैं, उनमें ये वाला जो आपकी इंजरी है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो इंजरीज आप देख रहे हैं ना, ये थोड़े से ओवर यूज इंजरी के टाइप में आते हैं। याद रखिएगा, ओवर यूज इंजरी होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, काफ़ी समय के साथ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रनर्स नी। रनर्स नी क्या होता है, इसे इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम क्या सर होता है जी। सर ये जो जम्पर नी में जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है पटेला में, हाँ सर वो उसका कुछ मतलब वो होता है ना कि 2.5 ml ऐसा कुछ होता है सर, क्या हाँ, उसमें? उसका होता है अच्छा, रेशियो होता है, जी। 2.5 ml होता है क्या सर? देखिए रेशियो तो हमें पूरा तरीके से नहीं पता है, लेकिन बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो हाँ, लेकिन उसका रेशियो होता है। बॉडी में जितने भी चीज़ देगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, केमिकल चीज़ें, सबका एक रेशियो होता है और उसी रेशियो से ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम है और कम हो जाता है तब भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होता है। इलियोटिबियल क्या होता है, तो देखिए आपका जो टिबियल बोन होता है वहाँ पर देखिए, इन्हीं के नाम से ही समझ में आएगा आपको। टिबियल यानी क्या है, ये जो टिबिया बोन के साथ मसल्स को जोड़ा जा रहा है, टेंडन, उसी को हम कहते हैं इलियोटिबियल, ठीक है। इलियोटिबियल टेंडन में ही जब आपका प्रॉब्लम्स हो जाए, नी के पास यहाँ पे जुड़ता है आकर, तो उसी में जब आपके टेंडन में सूजन या पेन हो जाए, तो टेंडनाइटिस का मतलब आप सिंपल पहले समझ लीजिए क्या होगा, कि जहाँ भी ये चीज़ हो रही है वहाँ के टेंडन में इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग से हो सकता है या गलत स्किल्स के कारण भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हो सकता है, तो उसके कारण जो भी पेन या इन्फ्लेमेशन आपके टेंडन में हुआ है जो कि ओवर यूज हो रहा है, उसे ही हम टेंडनाइटिस की कैटेगरी में रखते हैं। टेंडनाइटिस में याद रखिएगा कि टेंडन में इन्फ्लेमेशन होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से होगा ये, तो कम से कम आपका ये आंसर जरूर लगा सकिएगा या ऑप्शन को छांटने की कोशिश करिएगा कि टेंडन का इन्फ्लेमेशन। अब टेंडन का इन्फ्लेमेशन तो आप समझते होंगे टेंडन क्या होता है। तो मसल्स जो बोन के पास मसल जोड़े जाते हैं, उन मसल्स के पास जो टेंडन जो सिरा होता है उसी को हम कहते हैं, ठीक है। अब नी के पास इलियोटिबियल नामक बैंड में बार बार घर्षण के कारण दर्द होना, ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी को हम रनर्स नी कहते हैं। यानी कि जो बार बार घर्षण हो रहा था आपके इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम भी इसको कहते हैं होना, इसे हम आईटीबी के नाम से, आईटीबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, आईटीबी सिंड्रोम, ठीक है। एक होता है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस क्या होता है, देखिए जब स्लेज झिल्ली के भाग में सूजन, व्हेन देयर इज अ स्वेलिंग इन द पार्ट ऑफ सिनोवियल मेम्ब्रेन। मैंने बताया था ना कि ये जो हमारा, आप देखिए कि घुटने का पार्ट है और यहाँ पर आपका टीबिया वाला पार्ट है और ऊपर वाला आपका फीमर वाला पार्ट है। इनके बीच में मैंने बताया था एक सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है, सिनोवियल, ठीक है। उस सिनोवियल मेम्ब्रेन में, मतलब एक मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है।
उस मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और उसी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होता है, कार्टिलेज इज आल्सो ब्रोकन विच मेक्स इट पेनफुल, बहुत ही दर्द होता है टू मूव द ज्वाइंट्स, दैट इज कॉल्ड साइनोवाइटिस। ठीक है, तो समझ गए आप साइनोवाइटिस मतलब क्या होगा, इसके नाम से ही इसको याद रखिएगा कि ये साइनोवाइटिस जहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड होता है बोन में, उसके मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से, उसके मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होने की वजह से फ्लूइड का या तो बहुत ज़्यादा ओवर फ्लो हो जाना, या बहुत ज़्यादा जैसे होता है कम भी हो जाना, फ्लूइड का अगर कम भी हो जाएगा या घिस जाएगा फ्लूइड, तो भी आपका साइनोवाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो फ्रंट थाई का मसल्स होता है, फ्रंट थाई के मसल्स का नाम बताइए क्या होते हैं, इसको ग्रुप ऑफ मसल्स है, बताइए सभी लोग। हमारे क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप, क्वाड्रिसेप। हाँ क्वाड्रिसेप मसल्स होता है। इसके अंदर कितने मसल्स होते हैं, 4 ग्रुप की मसल्स पाई जाती है। 4 हाँ होते हैं सर। चार। अभी देखिए मैंने बताया क्वाड्रिसेप के अंदर, अच्छा ये बताइए कि बाइसेप फ्यूमरिस किसका पार्ट है, हैमस्ट्रिंग का पार्ट है कि क्वाड्रिसेप का पार्ट है? आप मसल का सर। हैमस्ट्रिंग का अरे है सर। हैमस्ट्रिंग का। हैमस्ट्रिंग का है, ठीक है। बाइसेप फ्यूमरिस आपका हैमस्ट्रिंग का पार्ट होता है, मैंने बताया था, याद करने का ट्रिक भी आपको बताया था। देखिए हैमस्ट्रिंग के अंदर भी 3 मसल्स के ग्रुप आते हैं जो हमारा बैक ऑफ थाई के मसल्स के ग्रुप में आते हैं। कौन कौन से होते हैं, बाइसेप फ्यूमरिस, सेमीटेंडिनोस। सेमीटेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ठीक है, क्वाड्रिसेप में क्या आता है, रेक्टस फेमोरिस आता है, क्या आता है, रेक्टस फीमोरिस। वेस्टस रेक्टस फेमोरिस, मीडियस। वास्टस मीडियालिस, वास्टस लेटरियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियालिस। ठीक है, ये 4 होते हैं। ये जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं इन सबसे बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाया करिए, क्योंकि फिर बीच बीच में ना स्क्रीन को चेंज करना होता है। कोशिश करिए, देखिए फिर आ गए एक लोग। तो ये चीज समझ में आया कि देखिए अब इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसी में जब हमारे फ्रंट ऑफ थाई यानी क्वाड्रिसेप मसल्स के ग्रुप के बोन्स को, ठीक है, इसका मैंने ट्रिक देखिए याद किया हुआ है, ट्रिक से याद किया, देखिए मुझे हमेशा, मैं इतना कभी भी भूल जाऊं मैं तुरंत ट्रिक से निकाल लेता हूं कि कौन सा कहां पर आएगा। ट्रिक मैंने आप सबको बताया भी हुआ है, बताया है कि नहीं बताया था, ये मसल्स को याद करने के। देखिए फ्रंट ऑफ थाई क्यूआर कोड से स्कैन करिए, फ्रंट ऑफ थाई क्यूआर कोड, और बैक ऑफ द थाई पेंसिल से करना, एचबी पेंसिल, पेंसिल एचबी होती है, और क्यूआर कोड फ्रंट ऑफ थाई, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा ये गड़बड़ी हो जाती है कि जो बाइसेप फेमोरिस है वो क्वाड्रिसेप का पार्ट होगा या हैमस्ट्रिंग का पार्ट होगा, मतलब एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यही ट्रिक बताया था कि कैसे इसको याद करना है। क्यू आर से हो गया, क्यू मतलब क्वाड्रिसेप, आर मतलब कि रेक्टस फेमोरिस इसका पार्ट होगा, एच बी मतलब एस से हैमस्ट्रिंग है, बी से मतलब बाइसेप फेमोरिस हो जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप ऐसे ही याद किया करिए, ये जरूरी है। चलिए, तो अब क्या हो रहा है कि जो क्वाड्रिसेप मसल्स आप देख रहे हैं उस क्वाड्रिसेप मसल्स पे कंट्यूशन हो जाए, मतलब कि ऐसा आपका चोट लगे फुटबॉल वगैरह खेलों में या रग्बी वगैरह खेलों में, क्या हो जाता है कि जो फ्रंट ऑफ थाई होती है उस पर हमारा कंट्यूशन की तरह निशान बन जाता है, नीला पड़ जाता है, सिंपल सा मतलब समझिए। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, या ब्रूसेस भी कहते हैं, कंट्यूशन को हम ब्रूसेस भी कहेंगे या ब्रूस भी कहेंगे या कॉर्क भी कहते हैं। याद रखिएगा 3 नाम है कंट्यूजन का, कॉर्क, ब्रूसेस और कंट्यूशन। ठीक है, तो जब आपके फ्रंट ऑफ थाई यानी क्वाड्रिसेप मसल्स के में कंट्यूशन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, चार्ली हॉर्स कहते हैं। ठीक है,
इसमें मांसपेशी ऐड जाती है, मतलब वही आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टेनिस एल्बो। इसको हम एल्बो टेंडिनाइटिस के नाम से भी जानते हैं या फिर एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट के पास स्थित एपिकॉर्डियल नामक हड्डी के पास स्थित मसल और टेंडन में, देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो आपका ये मसल्स आप देख रहे हैं एपिकॉर्डियल मसल्स, ठीक है, ये मसल्स क्या होता है, जब जुड़ा हुआ हमारे एल्बो के पास से इस तरीके से टेंडन के साथ, इसी टेंडन में क्या हो रहा है, दर्द हुआ है, स्वेलिंग हुआ है। ठीक है, इसी टेंडन में दर्द हुआ है और स्वेलिंग हो गया है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, टेनिस एल्बो कहते हैं। तो देखिए आपके एल्बो के पास, आपके एल्बो के पास जो यहाँ पे एपिकॉन्डियल नामक मसल्स आपका या नामक हड्डी जो है, एपिकॉन्डियल नामक हड्डी जो यहाँ पे पड़ती है, जो इसका पिछला वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, ठीक है, उसी से एक मसल जुड़ा हुआ होता है। उसी मसल जो जुड़ा है, हर मसल जब जुड़ेगा बोन से तो वहां पर टेंडन होगा, और उसी टेंडन में स्वेलिंग के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम टेनिस एल्बो कहते हैं। सर ये एपिकार्डियल बोन कौन सी होती है? ये देखिए, ये एपिकॉन्डियल बोन आपका, ये जो फीमर होता है, सॉरी ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस, जैसे ह्यूमरस का अब कई भाग होता है, एक होता है ह्यूमरस का हेड होता है ना, तो ये नीचे जी वाला सर। जो इसका पार्ट है ना, उसको यहाँ पे बोला गया है। जी सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो। गोल्फर्स एल्बो एंड मीडियल कॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, या थ्रोअर्स एल्बो भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एल्बो ज्वाइंट के पास मेडियल इपोकॉन्डाइल नामक मसल्स में सूजन व दर्द आने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे हम गोल्फर्स एल्बो के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़े से जो मैंने आपको बताया थे, ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स थे जो आपको देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको पता होगा गोल्फर्स एल्बो है, तो ये किस खेल में सबसे ज्यादा होगा? टेनिस में, टेनिस में होगा, और बैडमिंटन में होगा, गोल्फ में टेनिस में होगा, होगा। स्क्वैश में होगा। तो जितने भी रैकेट्स गेम्स हैं, बस ये समझ लीजिए कि ये जो टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो है, लगभग जितने रैकेट्स गेम होतेंगे, रैकेट्स गेम जितने भी हैं, रैकेट से खेलने वाले गेम्स, उन सब में ये होने के चांस रहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा, जब आप थोड़ा सा अपर लेवल के एग्ज़ाम देंगे और अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम देंगे, आई होप कि आप सभी लोग स्पोर्ट ऑफिसर की तैयारी करें सभी लोग, तो वहाँ पर ये सब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब नए नए टर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कंकशन, कंकशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप मोशन में हो, मोशन में रहते हुए जब आपका जो ब्रेन है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, इसी चीज़ को हम कंकशन कहते हैं। इस चीज़ में होता क्या है कि उल्टी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इस कंडीशन में। अगर उल्टी नहीं आती है, वोमिटिंग नहीं होती है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ब्रेन कंफ्यूजन हो जाएगा, और ब्रेन जब कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा तो ये आगे चलकर आपको प्रॉब्लम करते हैं, इसे हम हेमाटोमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है अगर कंकशन है तो। कंकशन मतलब कि आप मोशन में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं भी एक्सीडेंट में मोस्टली ऐसा होता है, किसी खंबे से टकरा गया आपका सर, ब्रेन, और ब्रेन टकराने के बाद वहाँ ब्लीडिंग हुई, उस ब्लीडिंग की वजह से आपने वोमिटिंग नहीं किया, अगर वोमिटिंग कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड है वो ब्रेन में कंफ्यूजन बन के जमा हो गया, कुछ दिन बाद वो आपका इफेक्ट करने लगेगा ब्रेन को, और ब्रेन के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है ये, इसको हम कंकशन कहते हैं। हेमाटोमा भी देखिए उसी प्रकार का होता है, लेकिन जब ये गुम्बद बन जाता है ब्रेन में, गुम टाइप का बन जाता है, तो इसे हम हेमाटोमा कहते हैं, यानी कि आपके ब्लड का एक थैली बन जाता है और थैली बनकर जमा हो गया एक जगह पे, उसी को हम हेमाटोमा कहते हैं। ठीक है, आपके ब्लड की एक थैली बन गई और उस थैली कहीं पे भी जमा हो गई शरीर में,
उसी को हम हेमाटोमा के नाम से जानते हैं। यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू में ब्लड इकट्ठा हो जाता है किसी भी सॉफ्ट टिश्यू पार्ट में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। सिंपल सा मतलब है। देखिए मैं बहुत डीप बातों को नहीं करूंगा, सिंपल सी चीजें 1 से 2 लाइन में आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन इज साइड स्टीच। साइड स्टीच क्या होता है? देखिए जब भी आप दौड़ना प्रारंभ करते हैं, पानी पीकर दौड़ना शुरू कर दीजिए या पानी पीकर कोई एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके पेट के निचले साइड में या राइट साइड या लोअर साइड में जहाँ सॉस मसल्स होता है वहां पर थोड़ा थोड़ा दर्द, तीखा दर्द शुरू हो जाता है। वही तीखा दर्द को हम क्या कहते हैं, मतलब वही दर्द को ही हम क्या कहते हैं, जो हमारे पेट के पास साइड में होता है, साइड स्टीच कहते हैं उसको, स्टीच के नाम से जानते हैं। एक स्टीच मतलब टाका भी होता है, लेकिन यहाँ पर साइड स्टीच जो एब्डोमेन में आपका दर्द होता है, जैसे आप पानी पिया आपने और पानी पीने के बाद या पानी नहीं पिया है तो कभी कभी हमारे पेट के नीचे साइड में बहुत दर्द, पेन होता है, होने लगता है पेट के पास दौड़ते या एक्टिविटी के दौरान, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीचेस कहते हैं या साइड स्टीच कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टेंसेनोवाइटिस। टेनोसेनाइट, ठीक है। टेंसेनोवाइटिस क्या होती है? इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन शीथ। जब हमारे टेंडन शीथ में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वेयर मसल्स कनेक्ट टू द बोन। जहां पर टेंडन बोन को कनेक्ट कर रही है, सॉरी जहां पे टेंडन मसल्स को कनेक्ट करती है, ठीक है, तो अगर उस टेंडन में कोई भी स्वेलिंग हो गया तो देखिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं टेंसेनोवाइटिस। इसको हम इनके नाम से जानते हैं डी कार्वेन टेंसेनोवाइटिस। ये ज़्यादातर आपके कलाई के पास होती है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिला, ये देख लीजिए। इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, मेन जो था वो आपका हेमाटोमा, कंकशन, टेनिस एल्बो, चार्ली हॉर्स, साइनोवाइटिस, एचलीस टेंडनाइटिस, जंपर्स, रनर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक को समझ जाइए, लू लगना। सिंपल सा जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो हीट स्ट्रोक मतलब लू लग जाना। आपको बहुत ज़्यादा जब गर्मी की हवा लगती है बॉडी में, उसके कारण जो आपको चक्कर आता है, वोमिटिंग होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब हमारा जो इन्वायरमेंट का होता क्यों है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कहीं ज़्यादा या इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है हमारा बॉडी, उस टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है हमारा बॉडी। अच्छा, टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है बॉडी में? कौन सा बॉडी ऑर्गन्स हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है, बताइए सर हाइपोथैलेमस। वेरी गुड, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर आ गया हमारे बॉडी में, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अंदर के जो इन्वायरमेंट है, अंदर का इन्वायरमेंट कौन मेंटेन करता है, क्या कहते हैं उसको, अंदर का इंटरनली इन्वायरमेंट मेंटेन करना। सारे तरह का इन्वायरमेंट, सिर्फ टेम्परेचर इन्वायरमेंट नहीं, हर एक तरीके का इन्वायरमेंट मेंटेन करना इंटरनल ऑर्गन्स के, उसको हम जानते हैं होमियोस्टासिस के नाम से, ठीक है। होमियोस्टासिस ये हमारे इंटरनल, जब हमारा कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आपने देखा होगा कि एक्टिविटी के दौरान क्या होता है कि कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्यों? एटीपी एनर्जी बना रहा है, फिर ग्लूकोज से पैराबिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, एनारोबिक हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटी कितने देर के लिए कर रहे हैं। तो उस दौरान क्या हो जाता है, उसी दौरान जो आपके अंदर बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट का इम्बैलेंस होता है, उसी इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए होमियोस्टासिस क्षमता जो आपकी होती है वो काम करती है, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं, जब इंटरनल इन्वायरमेंट का सही संतुलन बनाने का जो काम होता है वो होमियोस्टासिस कहलाता है, ठीक है। ये आजकल बड़ा ट्रेंड में टर्म चला है फिजिकल एजुकेशन में, इंटरव्यू में बहुत पूछे जा रहे हैं होमियोस्टासिस क्या होता है, नए टर्म्स में, है ना। आइए, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद जरूर रखिएगा, आप लोगों को बता दिया। एक होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि हीट से मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गर्मियों में देखा होगा कि थोड़ा सा भी काम करते हैं और हमारा बॉडी तुरंत थक जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो एनर्जी होता है या जो हमारा वाटर लेवल होता है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है।
जिसके कारण हमारे बॉडी में क्रैम्प्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हीट एग्जॉशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्रैम्प्स होता है। तो हीट एग्जॉशन का मतलब क्या है कि गर्मी से जो थकावट आपको होती है उसी को हम हीट एग्जॉशन कहते हैं। एग्जॉशन का मतलब होता है थकावट, याद रखिएगा। फटिग का मतलब भी फिजिकल एजुकेशन में ये सब वर्ड बहुत यूज किए जाते हैं, एग्जॉशन, फटिग, याद रखिएगा। थकावट इसका मतलब थकान से संबंधित है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे बता दिए हैं कि जो हम लोगों ने कॉमन स्पोर्ट इंजरीज पढ़े थे उनके अलावा आपसे कौन से और प्रकार की इंजरी पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आपको लगभग यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं, एक टर्म्स आपको और देखने को मिलेगा, रिहैबिलिटेशन। आप जब भी जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो रिहैब की बात करेगा। रिहैब क्या होता है, ठीक है। तो यहां बात करते हैं रिहैबिलिटेशन क्या होता है। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जस्ट 1 मिनट। सर वापस उसी स्थिति में आने के लिए जो किसी भी इंजरी को फिर से ठीक करना सर। हाँ, देखिए क्या होता है, जैसे कि कोई प्लेयर है, वो प्रिपरेशन कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था ना, उसको चोट लग गई, या खेल रहा था या खेल के दौरान उसको चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद जिस भी प्रोसीजर, मेथड, टेक्निक का यूज करके वापस उस स्टेज तक आने पर उसने जो भी चीज़ों को इस्तेमाल किया, यूज किया, वो सारी प्रोग्रेस या सारी टेक्निक, मेथड्स, सारा उसका क्या कहलाएगा, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहलाएगा। यानी रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, टू रिगेन लॉस्ट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो खोई हुई एनर्जी है, रिगेन लॉस्ट स्ट्रेंथ, मतलब कि जो खोई हुई हमारी क्षमता थी, उस क्षमता को प्राप्त करने का जो तरीका होता है उसे हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। अब रिहैबिलिटेशन में आप बताइए कि कौन से एक्सरसाइज को रिकमेंड करना चाहिए। थेरेपेटिक एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब हम लोग आकर जानेंगे आगे कि कितने टाइप के रिहैबिलिटेशन या थेरेपेटिक मोडालिटीज होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनको हम लोग अब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए, अब देखिए, सबसे पहले होता है, जब भी रिहैबिलिटेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा रिहैबिलिटेशन का क्या होता है, एक्सरसाइज के थ्रू हम कर सकते हैं, जिसमें थेरेपेटिक एक्सरसाइज भी आता है, करेक्टिव भी आता है, रिमेडियल भी आता है, हाइजीनिक एक्सरसाइज भी आता है। एक तरीका हमारा होता है रिहैबिलिटेशन करने का, साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें इमेजिनरी पावर बढ़ाया जाता है, गोल सेटिंग किया जाता है, सेल्फ टॉक, कोपिंग स्किल्स और फिजिकल रिलैक्सेशन के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये चार्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो गया है, हाँ, कोई बात नहीं। और एक होता है हमारा जो मेन आता है, दैट इज थेरेपेटिक मोडालिटीज। ये 3-4 ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी खिलाड़ी का रिहैबिलिटेशन कराते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, अब देखिए, ये भी एक तरीका है, जो एक्सरसाइज का तरीका था आपका, एक्सरसाइज मोडालिटीज के अंदर ही ये तो थेरेपेटिक, करेक्टिव, रिमेडियल, हाइजीन आया ही है। इसके साथ साथ पैसिव वार्मिंग अप और एक्टिव वार्मिंग अप भी आएगा रिहैबिलिटेशन कराने के उसमें, ठीक है। अब एक्टिव वार्मिंग अप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। हम लोग का जो मेन यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे आपका थेरेपेटिक मोडालिटीज़ की। तो थेरेपेटिक मोडालिटीज़ में जो हम लोग कौन कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे हाइड्रोथेरेपी, ठीक है, फिर क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी को हिंदी में जल चिकित्सा, क्रायोथेरेपी को बर्फ चिकित्सा और थर्मोथेरेपी को हीट थेरेपी या गर्म चिकित्सा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हाइड्रोथेरेपी के अंदर कौन कौन सी थेरेपी आती है, तो वर्लपूल बात आता है, इमर्सन बात आता है,
कंट्रास्ट बाथ आता है और हाइड्रोकोलेटर पैक भी आता है। तो ये 4 जो मेथड होते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल एजुकेशन के ये जो कॉमन साइट पूछे जाते हैं वो इन्हीं 4 से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इन 4 को बताया आपके बारे में। तो ये सारे हाइड्रोथेरेपी में एक जाकूजिया बात भी आता है। कौन सा? जाकूजिया। जाकूजिया, हाँ नाम सुना है इसका। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स की वजह से, बस मैं उनको ही डिस्कस ज़्यादा कर रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा दे दूंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यही रहती है, फिर आप लोग ये कहोगे सर कितना पढ़े कितना करे, पढ़ने के बाद भी जब एग्जाम में होता नहीं है तो आपका जो मेंटल है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी के अंदर क्या आता है? आइस मसाज, आइस पैक्स, कोल्ड कंप्रेशन, कोल्ड टॉवेल, वेपराइज्ड कोल्ड स्प्रे और क्रायोकेनेटिक्स। ये देख रहे हैं आप, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है क्रायोथेरेपी के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे थर्मोथेरेपी और हीट थेरेपी के अंदर। अब देखिए, जो हीट थेरेपी है आपकी, उसके कई अलग अलग पार्ट हो जाते हैं हीट थेरेपी के, ठीक है। हीट थेरेपी में पहले आपका वैक्स थेरेपी आता है, एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक आता है एक्वेस्टिक एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रिकल थेरेपी और एक होता है मैकेनिकल थेरेपी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो गया है चार्ट, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब समझिए कि थर्मोथेरेपी जो आपके पास है, जो हीट थेरेपी होती है, हीट थेरेपी के हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं। वैक्स थेरेपी जिसमें पैराफिन पेंटिंग आता है, पैराफिन बाथ आता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है, फिर एक्वेस्टिक एनर्जी आती है। एक्वेस्टिक एनर्जी के अंदर कौन कौन सा आता है? अल्ट्रासाउंड आता है और एक्स्ट्रा कार्पोरल शॉक वेव थेरेपी भी आती है। इलेक्ट्रिकल थेरेपी क्या होती है? जिसमें टेंस आता है, HPVC आता है, IFT आता है, DC स्टिमुलेशन आता है, ये सब आता है आपका इलेक्ट्रिकल थेरेपी, जो हीट थेरेपी के नाम से जाना जाता है। मैकेनिकल थेरेपी में मैनुअल एंड मैकेनिकल ट्रैक्शन आता है और न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी आता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर भी आपका 2 पार्ट होता है, एक रेडिएशन के थ्रू होता है और एक डायथर्मी के थ्रू होता है। ये डायथर्मी रेडिएशन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और लो लेवल लेजर थेरेपी। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये देखिए, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा क्योंकि आप पहली बार अगर पढ़ेंगे ना, तो मैं बता दूं आपको, आप सबको नहीं समझ में आएगा। और एक बार में कुछ भी पढ़ने से नहीं आता है, इस बात को जान लीजिए। सिर्फ 1 टाइम पढ़ के आप एग्जाम निकाल देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज सो मेनी, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, सारे टर्मिनोलॉजी का मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके जो टाइप्स होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, और मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये चार्ट, ये मेरे खुद का बनाया हुआ चार्ट है, किसी एग्जाम में ये आपको नहीं मिलेगा, सॉरी किसी बुक में भी आपको ये नहीं मिलेगा। मैंने खुद से किताबों को पढ़ पढ़ के कौन सी किसके अंतर आती है ना, वो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके सामने इस चार्ट को रिप्रेजेंट किया खुद बनाकर, ठीक है। तो देखिए, रेडिएशन थेरेपी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत आता है, वो रेडिएशन के थ्रू और डायथर्मी के थ्रू आता है। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और लो लेवल लेजर थेरेपी। डायथर्मी के अंदर आता है शॉर्ट वेव डायथर्मी और माइक्रोवेव डायथर्मी, ठीक है। तो ये मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया आपको, ये इंट्रोडक्शन था अभी आपका चल रहा था थेरेपी कि 3 प्रकार की थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। अब हम लोग एक एक करके आराम से थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोथेरेपी। तो इसमें जल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वह जल गर्म हो चाहे ठंडा हो, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी थेरेपी इस्तेमाल होगी, याद रखिएगा कि जल के द्वारा होगी। तो जल चिकित्सा के इसके अंतर्गत जल संबंधी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जल के तापमान गर्म और ठंडे का प्रयोग किया जाता है। गर्म पानी की चिकित्सा विधि को हाइपरथर्मिया कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की चिकित्सा करते हैं, सिर्फ गर्म पानी से मतलब किसी चीज़ को धोते हैं, उसको हम, उस थेरेपी को हम हाइपरथर्मिया के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हाइपरथर्मिया।
मतलब हाइड्रोथेरेपी के अंदर ही जब हम सिर्फ गर्म चिकित्सा करते हैं, गर्म पानी से इस्तेमाल करके कार्य करते हैं, तो उसे हम हाइपरथर्मिया के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? वर्लपूल बात आता है। इन दिस मेडिकल यूज ऑफ वाटर फ्यूजन टेक्निक, इसमें जल विलय का तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो भी आपको चोट लगा हुआ पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डुबोएंगे। खाली क्या करेंगे, इसके अंदर डुबो के रखेंगे, जिससे जल का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। हम किसके लिए यूज करते हैं इस प्रकार का वर्लपूल थेरेपी? किसके लिए यूज होता है जान लीजिए। मसल्स पुल हो जाए, स्प्रेन हो जाए या कंट्यूजन हो जाए, ये 3 प्रकार के जो इंजरी होती है उसमें मोस्टली यूज किया जाता है, बेस्ट होता है। बाकी और भी यूज होता है। कोई दिक्कत किसी को तो एक बार बता दे, ऐसा खाली मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता जा रहा है। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, सब समझ में आ रहा है सर, बस बताते रहिए आप। बार बार वो तो माइक ऑन ऑफ करना पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा इमर्सन बात। इमर्सन देखिए, इतना छोटा छोटा जो मैंने आपके सामने लाया है, एकदम मेन चीजें लाया हूँ, वो भी चित्र के साथ, ताकि आपको ना फिगर में भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजिन दिमाग में खाली आप इमेजिन कर रहे हैं, पता ही नहीं चला होता क्या है ना, ये सब पता ही नहीं हमको। तो ये चीज़ों को भी ध्यान से समझिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ना चित्र से भी क्वेश्चन आने लगेंगे। फिगर देंगे, पूछेंगे कि ये क्या है, बास्केटबॉल है कि फुटबॉल है कि वॉलीबॉल है। सच बता रहा हूँ, आने वाले समय में इसी तरह स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट पर्सन का चित्र देखकर बोलेंगे आइडेंटिफाई द स्पोर्ट पर्सन। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा ये सब। सही बात कह रहे हैं भाई। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा इमर्सन बात। इमर्सन में क्या जाता है, देखिए ऊपर वाले में जो था उसमें सिर्फ डुबोया जाता है, ठीक है, यहाँ वाले में सिर्फ डुबोया जाएगा। लेकिन इमर्सन में क्या किया जाता है, एक मतलब चलाया जाता है, गोल 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 इस तरीके से पानी को चलाया जाता है। डुबोने के बाद पानी को क्या किया जाता है, एक बार जैसे ना आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा, एक बार लेफ्ट घुमाता है, एक बार राइट घुमाता है, तो इसी तरीके से इमर्ज करता है क्या चीज, आपके बॉडी पार्ट्स में को जल में रख के। इसी को हम इमर्जन कहते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा डिफरेंट है वर्लपूल बात और इमर्जन बात में। इसको भी हम स्ट्रेन और स्प्रेन के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो चोट लगे अंग व भाग को पानी में डुबोया जाता है, चोट लगे अंग में तत्परता यानी कि एक्टिवनेस लाने के लिए। अब एक्टिवनेस कैसे आएगा ये बताइए, मतलब कि जो पार्ट में चोट लगा हुआ था उसके जो सेल्स वगैरह हैं वो डेड हो गए हैं, तो उस डेड सेल्स को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो जल्दी से सेल्स अच्छे हो जाए और हमारा जो रिकवरी है वो फास्टर हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी आर यूज्ड इमर्सन बाथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 3, कंट्रास्ट बाथ। इसको हम हॉट एंड कोल्ड इमर्सन थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, मैं आपको आज एक नया चीज बताने जा रहा हूं कि कंट्रास्ट बाथ में गर्म और ठंडे पानी की विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम्स में यूपीएलटी में कि सबसे पहले कौन सा पानी इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई किताबों में पढ़ा होगा कि पहले ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नहीं सर, इसमें पहले गर्म पानी का यूज करते हैं फिर ठंडे पानी का यूज करते हैं। हाँ, तो मैंने ये बताया आपने उसमें। हाँ, लेकिन जी बहुत सर, सारे आपने लड़के बताया। ने, बहुत सारे लड़कों ने उस मतलब जो मैंने पहली बार क्लास लिया था उसमें इस पर बहुत अपोजिशन में बहुत खड़े हो गए थे कि नहीं सर। देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोग जो किताब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद दिमाग में जो चीज़ें बैठ जाती हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा, हमें पता नहीं कि किताब में कितना सच्चाई है और कितना झूठ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका किताब 100% श्योर हो, क्योंकि किताब भी किसी राइटर ने ही लिखा होगा। और मैं आपको बता, जो इंटरनेट गूगल होता है ना, वो 70% सच होता है, 30% फेक होता है उस पर भी। तो मैं दोनों ही बातें कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी शक है तो आप एक बार जाकर गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। और एक फिजियोथेरेपिस्ट से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि किसी फिजियो से बात कर लो। अगर आपकी जानकारी में कोई फिजियो है या कभी आपको मौका मिलता है फिजियो से बात करने का, तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछना, वो आपको बता देंगे इसका आंसर सही। तो इसमें क्या होता है, कंट्रास्ट बाथ में गर्म और ठंडे पानी दोनों का क्या किया जाता है, मिश्रण होता है।
ठीक है। और इसमें पहले हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाद में ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और इन दोनों की टाइमिंग भी होती है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रास्ट बाथ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या किस चोट को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो मसल सोरनेस को भी और स्वेलिंग, जब हमारा स्वेलिंग स्टेबल हो जाता है तब हमें कंट्रास्ट बाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि अभी स्वेलिंग स्टेबल होने के बाद, जैसे आपको स्प्रेन हो गया, ठीक है, स्प्रेन आपको हो गया, अब स्प्रेन होने पर क्या होता है, 24 घंटे पर आप क्या करेंगे, क्रायोथेरेपी लगाएंगे। 24 घंटे आपको क्रायोथेरेपी करना है, बर्फ से करना है। 24 घंटे के बाद जब आपकी स्वेलिंग स्टेबल हो जाती है, दैट आपको यूज करना है क्या, कंट्रास्ट बाथ, ठीक है। ये सर मसल सोरनेस क्या होता है? मसल सोरनेस होता है, जैसे आप एक चीज देखेंगी कि आपने इतने दिन से एक्सरसाइज नहीं किया और किसी दिन अचानक आपके सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे तो आपने भी खेलना शुरू कर दिया, और खेलने के बाद जब हम खेलना शुरू कर देते हैं और जब खेल के वापस आते हैं तो अगले दिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन में फील होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी सर। इसी को हम मसल सोरनेस कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकोलेटरल पैक। हाइड्रोकोलेटरल पैक मतलब क्या होता है, इसमें पानी का बैग होता है और इस बैग को हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट है उस पर हम इसको लगाते हैं, जो कि हमारा पेन रिलीफ करता है, ज्वाइंट्स की इंजरी जो होती है उसको भी ठीक करता है, और खासकर स्प्रेन और स्ट्रेन को अच्छा करता है, ठीक है। इसको हम इसमें जो आपका जेल होता है वो जेली का बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किसकी जेली होती है, वो उस जेली में किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो देखिए, एक हाइड्रोकोलेटरल पैक सिलिका जेल बेंटोनाइट क्रिस्टल पैक युक्त होता है। तो बेंटोनाइट क्रिस्टल याद रखिएगा, ये केमिकल का नेम है, उसके जेल का नेम है बेंटोनाइट क्रिस्टल। यह गर्म पैक चालन द्वारा रोगी को गर्मी स्थानांतरित करने का एक तरीका है। जैसे हॉट वाटर बैग, आपने देखा होगा हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज है, पानी भर के। तो ये आपका ऊपर मैंने खत्म कर दिया क्या चीज, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी के अंदर मुख्यतः यही 4 आते हैं, बाकी और भी आते हैं लेकिन हमें पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्रायोथेरेपी। अब हमारा बर्फ चिकित्सा आएगा। बर्फ से चिकित्सा करने वाले कौन कौन सी चीजें होती हैं। इस चिकित्सा में बर्फ का इस्तेमाल लगभग 15 से 20 मिनट थोड़े थोड़े अंतराल पे, ऐसा नहीं है कि आपका लगातार आप करने लगेंगे, थोड़े थोड़े अंतराल पर प्रयोग किया जाता है। बर्फ और ठंडे पानी से संबंधित विधि को हाइपरथर्मिया कहते हैं। उसको क्या कहते थे, सॉरी, इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। गर्म पानी की चिकित्सा को क्या कहते हैं, ओनली गर्म पानी, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया। और बर्फ और ठंडे पानी की चिकित्सा को क्या कहते हैं, सिर्फ ठंडे पानी की चिकित्सा को हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन कभी देखा है किसी ने एग्जाम में, किसी या क्वेश्चन पेपर में? नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो अच्छी चीज है, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा एडवांस है ये। हाइपोथर्मिया कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्या थेरेपी के नेम कौन। पहला होता है आइस मसाज, ठीक है। आइस मसाज भी एक तरीका होता है। देखिए, इस तरीके से आइस रख के मसाज करते हैं हम लोग, है ना। इस विधि में बर्फ को एक पॉलिथीन बैग में डालकर चोटग्रस्त भाग पर हल्का हल्का रगड़ा जाता है। आइस से मसाज करते हैं, जिससे फायदा क्या होता है, यह दर्द और सूजन को कम करता है। इट रिड्यूसेस पेन एंड स्वेलिंग। नेक्स्ट होता है आइस पैक्स। आइस पैक्स देखिए, इस तरह बैग में भर, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ मसाज करना, रगड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या होता है, रगड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकुलर जो अफेक्टेड पार्ट है, जो इंजर्ड पार्ट आपका होता है, वहां पर आपको रखना है, सिर्फ क्या करना है, रखना है, ठीक है। स्मॉल पीसेज, अब इसमें आइस पैक्स, स्मॉल पीसेज ऑफ आइस और रेफ्रिजरेंट जेल are kept in a polythene bags which are massaged on the affected area about 15 to 20 minutes। एक पॉलिथीन बैग में बर्फ के छोटे टुकड़े या रेफ्रिजरेंट जेल को रखा जाता है, जो ग्रस्त भाग पर लगभग 15 से 20 मिनट मालिश की जाती है, ठीक है।
वेपोराइज्ड कोल्ड स्प्रे, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, देखा होगा कि चोट लगने पर तुरंत ही इस्तेमाल किया जाता है हर फिजियो के द्वारा, ताकि कि तुरंत फास्ट रिलीफ हो जाए और मूवमेंट अच्छा हो जाए, ताकि कि हमारा जो प्लेयर है, अगर अच्छा प्लेयर है तो उसको ऐसा ना हो कि उसकी वजह से खेल हमारा खराब हो जाए। तो आपने देखा होगा वेपोराइज्ड कोल्ड स्प्रे, इट इज़ अ यूज्ड बाय क्विकली रिलैक्स मसल्स, मसल्स को क्विक रिलैक्स देने के लिए होता है, ठीक है, आफ्टर एन इंजरी। इट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस, ये दो लोगों का मिश्रण होता है, दो गैसों का, एक इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस का। तो जो भी आपके मूव स्प्रे आपने देखा होगा, वोलोनी स्प्रे आपने देखा होगा, है ना, उसमें कभी पूछा जाएगा आपसे कि किसका मिश्रण होता है, तो इथाइल क्लोराइड और मीथेन गैस का मिश्रण होता है, विच इज यूज्ड एज अ क्विक पेन रिलीवर, जिसे कि हम बहुत जल्दी पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी इंजरीज में ये काम कर सकता है? स्प्रेन, स्ट्रेन, मसल्स स्टीफनेस, है ना, मसल्स स्टीफनेस का मसल्स का ऐठन, एंड यूज्ड ऑन द एक्यूट क्रोनिक इंजरी, एक्यूट इंजरी कोई है छोटे समय का तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्रायोकैनेटिक्स। ये क्रायोकैनेटिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो जिसको चोट लगी होती है, उसका जिस पार्ट पे चोट लगी होती है उस पार्ट को पहले हम पानी में या बर्फ में रख देते हैं, ठीक है, और पानी और बर्फ में रखने के बाद उससे बोलते हैं अब मूवमेंट करो, कि तुम्हारा जो मूवमेंट करने करो, अब जो मूवमेंट कर सकते हो बॉडी पार्ट से जिसमें चोट लगी है, तो वो मूवमेंट तुम्हारा कितना अच्छा हो रहा है, इसी को हम कहते हैं। देखो कैसे हम पकड़ेंगे कि क्रायो, क्रायो मतलब होता है बर्फ, और कैनेटिक मतलब क्या होता है? कैनेटिक मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। मूवमेंट या मोशन, ठीक है। तो अब यानी कि बर्फ में रखकर हम मोशन कराएंगे इंजर्ड पार्ट को, ताकि उसमें जल्दी से रिकवरी हो जाए। इस तरह को हम क्या कहते हैं? क्रायोकैनेटिक। यह एक कोल्ड थेरेपी है। इसके बाद सामान्य गति के लिए एक नियंत्रित व्यायाम भी कराई जाती है, मतलब कि आपको बर्फ में रखने के बाद उस पार्ट को, उसके बाद उस बोलेंगे उस पार्ट्स का मूवमेंट भी करो, ठीक है। इससे हम ज़्यादातर लिगामेंट्स की चोट को ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का, यहाँ पर आपका मैंने दो चीज़ें आपको बताई अभी, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं हीट थेरेपी क्या है, और जिसको हम हीट थेरेपी को किस नाम से जानते हैं? थर्मोथेरेपी। थर्मोथेरेपी, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हीट थेरेपी की। तो हीट थेरेपी या थर्मोथेरेपी उपचार के सबसे प्रभावी रूपों में से एक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा मतलब रिकवरी देता है ये। हीट थेरेपी लंबे समय से आराम और विश्राम से जुड़ी हुई है, लेकिन यह एक कदम आगे भी जाती है और कई प्रकार की मांसपेशियों की चोटों के लिए दर्द से राहत और उपचार लाभ दोनों प्रदान कर सकती है। हीट थेरेपी भी दर्द, कड़ी मांसपेशी और जोड़ों से तत्काल राहत प्रदान करने का एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता है कि पहले कौन सी थेरेपी देनी चाहिए, तो सबसे पहले जो तरीका है क्रायोथेरेपी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चोट लगे भाग का क्या हुआ है, मान लीजिए आपका इंटरनल, ये जो भी आप क्रायोथेरेपी दे रहे हैं ना, एक बात तो पहले ये समझिए कि जब इंटरनल चोट हो, मैंने बताया था ना कि इंजरी भी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है या ओपन और क्लोज होती है, ठीक है। तो जो भी क्लोज्ड इंजरी आपकी है उस पे आपको पहले क्रायो देनी है। समझ में आ रही बात? इसके कारण होता क्या है? क्रायो के कारण होता है कि आपका मान लीजिए इंटरनल जो लिगामेंट्स है या टिश्यू है वो टियर हुआ है, रप्चर हुआ है, तो अंदर टिश्यूज वगैरह क्या करते हैं, फट जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और ब्लड इकट्ठा होने से उस पार्टिकुलर एरिया में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए ही क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कि जैसे ही वहाँ पर बर्फ रखा जाएगा तो वो टिश्यू से जो ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेशन हो रहा है और टिश्यू फट गया है तो ब्लड बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, तो जो ब्लड इकट्ठा होकर स्वेलिंग बढ़ा रहा है तो स्वेलिंग को मिनिमाइज किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी हम चोट को रिकवर कर सके। इसलिए क्रायोथेरेपी का पहले इस्तेमाल किया जाता है, बाद में हम थर्मोथेरेपी देते हैं। क्यों थर्मोथेरेपी देते हैं बाद में?
अब हमको ब्लड बुलाना भी है वहां पे ज्यादा, तो 24 घंटे तक तो हम पहले क्रायोथेरेपी देंगे, 24 से 48 घंटे। उसके बाद हमको थर्मोथेरेपी देना है। थर्मोथेरेपी क्या करता है कि आपके बॉडी में हीट को बढ़ाता है, और हीट के बढ़ने की वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्टर हो जाता है। अब ये बताओ कि ब्लड का फास्टर होने से आपका चोट जल्दी ठीक कैसे होगा? क्योंकि आपने सुना होगा कि ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड कंटेन्स प्रोटीन, ब्लड कंटेन्स प्रोटीन एंड द प्रोटीन वर्क, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का फंक्शन होता है टू रिपेयर द वार्म आउट टिश्यूज एंड रप्चर टिश्यूज। जो भी टूटे हुए टिश्यूज होते हैं, जो टूटे हुए चीजें होती है हमारे बॉडी के अंदर का, उनको ठीक करने का काम कौन करता है? वो हमारा प्रोटीन करता है। और प्रोटीन कैसे वहां पे जाएगा? तो ब्लड के साथ, जो खाने में हमने खाया है वो ब्लड के साथ मिलकर जाएगा, क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी के हर एक अंग और हर एक टिश्यू के पास जाता है। तो इस तरह से वो चोट ठीक होता है। समझ में आई बात? तो बाद में हमको क्या करना है? थर्मोथेरेपी को बढ़ाना है, ताकि ब्लड का जो रेगुलेशन है वो बॉडी में फास्टर हो और ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन आकर वहां पर ब्लॉकेज करके उसको रिपेयर का काम जल्दी से कर दे। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट मूव करते सर हैं। एक हाँ हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया, जैसे लिगामेंट इंजरी हुई, लिगामेंट होने के बाद, इंजरी होने के बाद जैसे हमने बर्फ से सिकाई कर दी, तो उसको जैसे वहां इंजरी जो हुई थी उसको पहले वो कोल्ड, ठंडा करके उसको रक्त के तक्का बनाएगा। हाँ, रक्त का थक्का तुरंत नहीं बनाता। देखिए उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग तो होती नहीं है लिगामेंट में, क्योंकि वो क्लोज इंजरी जी। है, वो क्लोज इंजरी है, इंटरनल इंजरी है। जस्ट 1 मिनट, जी। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट बता रहा हूँ, बैटरी लो हो गई इसमें। जी, अब देखिए इंटरनल में क्या हो रहा था ना, ब्लीडिंग तो हुई नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग जी। इंटरनली होती है। टिश्यू अंदर से फट जाते हैं, टिश्यू अंदर से फट जाते हैं और वहां पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो वो जो अंदर, क्योंकि स्किन तो ओपन हुआ नहीं है, तो इसलिए ब्लड बाहर आता नहीं है, तो ब्लड जी। वहां टिश्यू फटकर वहां इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग दिखने लगती है। जी। तो अब हम चाहते हैं कि वहां पर ज्यादा, क्योंकि देखिए मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि ये हमारा बोन है, इस पर हमारा मसल जुड़ा हुआ है। अब यहीं पे मान लीजिए हमारा ब्लड भी जा रहा है, आर्टरी और वेन्स भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई टिश्यू या कहीं रप्चर हो गया, अब ब्लड जो जा रहा है, पाइप सीधा जा रही थी, अब टिश्यू फटने से पाइप भी, मान लीजिए वहाँ ब्लड का जो आर्टरी की पाइप है वो फट गई, एग्जाम्पल लेते हैं पाइप की तरह। तो वहाँ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लड इस पार्ट में इकट्ठा होने लगा, भले ही वो ब्लड बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि स्किन तो हमारा फटा ही नहीं है, ओपन हुआ ही नहीं है, तो यहीं पर स्वेलिंग बढ़ने लगेगा। अब क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो अपने गति के हिसाब से, क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट तो अपने मोशन के हिसाब से ब्लड निकालेगा ना। उसको थोड़ी ना पता है कि अब ये चोट लग गया है कि अब ब्लड मत निकालो, वो तो अपने तरीके से निकालेगा, जो जिस रेट से वो ब्लड पंप आउट कर रहा है उसी पंप आउट करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लेकिन बर्फ रखते हैं तो होता क्या है कि ठंडक पाके ब्लड, आपने सुना होगा, वो वहाँ उस एरिया में कम फ्लो हो जाते हैं। फ्लो जो होता है उनका, जो फ्लो होता है वो फ्लो कम हो जाता है उनका। ठीक है, कम जब फ्लो होगा तो यहाँ पर ज्यादा ब्लड आएगा ही नहीं, तो स्वेलिंग ज्यादा स्वेलिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब स्वेलिंग जब स्टेबल हो जाती है, मैंने बोला था एक बात आपको कि 24 से 28 घंटे बाद अगर आपने क्रायोथेरेपी दिया है तो आपकी जो स्वेलिंग है वो स्टेबल हो जाती है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जब स्टेबल हमारी स्वेलिंग हो गई, फिर आपको इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ब्लड आएगा तभी आपका प्रोटीन आएगा, और तभी प्रोटीन आकर क्या करेगा, जो चीज टूटी उटी हुई, जो पाइप फट गई थी, उसको रिपेयर करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात?
जी सर, समझ में आ गई। एक थोड़ा सा दिमाग में वो आ रहा है क्वेश्चन कि जैसे मान लो लिगामेंट टूट गया है, उसके साथ ही स्किन भी फट जाती है, खून निकलता है, तो हम क्रायोथेरेपी कर सकते हैं? नहीं नहीं, अगर ओपन है, ओपन इंजरी में कभी भी क्रायोथेरेपी नहीं देंगे, मैंने ये बात बोली थी आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, रीजन सर? अरे भाई, ब्लड पे आप ये बताओ कि जहां आपको ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें बर्फ रखोगे तो बर्फ सहेगा वो? वहां आपको नहीं सर, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, फिर वो दूसरे कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम क्लोज इंजरी में बताए थे आपको ये चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखिए, इसमें ठीक। जितनी भी चीजें होंगी वो आपका इंटरनली होगा, जिसमें आपने देखा होगा इसमें स्प्रेन है, स्ट्रेन है, मसल्स है, स्टीफनेस है, ये सब इंटरनली, मसल्स क्रैम्प है, ये सब इंटरनली होता है, इससे बाहर नहीं नहीं सर, दिखता क्या? वो तो जी बात जी। सही है, बट जैसे दोनों जहाँ घाव बना मतलब हुआ, तो उस जगह पे तो ड्रेसिंग कर दो, साइड में मसल अगर हम वो बर्फ लगा दें तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर वो ठीक नहीं होगा जल्दी, क्योंकि उसमें ना अब स्किन को अलग तरीके से रिपेयर होता है। स्किन का जो रिपेयर होता है ना, उसमें अलग तरीके का होता है, ठीक है। स्किन ठीक ठीक। फटा, उसका रिपेयर अलग होता है, अंदर टिश्यू है, उसका रिपेयर अलग हो तरीके से होगा। तो ये थे हमारे आपके हीट थेरेपी, ठीक है। हीट थेरेपी के अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है? वैक्स थेरेपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्वेस्टिक एनर्जी। एक्वेस्टिक एनर्जी के अंदर आपका अल्ट्रासाउंड आएगा, टेंस आएगा, डीसी स्टिमुलेशन। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस ये समझ जाना है कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा वैक्स थेरेपी आता है, इसको पैराफिन बाथ या पैराफिन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इन दिस मेथड द मिक्सचर इज मेड, एक मिक्सर बनाते हैं जिसमें 2 किलो सॉलिड वैक्स रखते हैं, 2 किलो ठोस मोम रखेंगे और 1 किलो पेट्रोलियम जेली, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बनाएंगे। और उसको क्या करेंगे, उसको एक टेम्परेचर 40 डिग्री के टेम्परेचर पर हम उसको गर्म करेंगे। और जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट है, ये ज़्यादातर आपका जो ज्वाइंट इंजरी होती है ना, या जो अभी आपने टेंसोनोवाइटिस या साइनोवाइटिस सुना है, उन लोगों को ठीक करने का ये तरीका सही होता है। उनमें उनके अंदर जो पेन होती है, उस पेन को रिमूव करने के लिए सही होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि इन सारे जो भी आप ये देख रहे हैं इलेक्ट्रो वाले, इन सब का कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है। कहीं कहीं आप जब एडवांस में पढ़ेंगे तो कॉन्ट्राइंडिकेशन करके आजकल पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द वैक्स थेरेपी, है ना। तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर कभी पूछ दिया किसी भी थेरेपेटिक मोडालिटीज का, तो कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब क्या है, कोई बताएगा? कुछ समझ पा रहा है? सर आई थिंक टेम्परेचर जो होता है वो। नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि दुष्प्रभाव, मतलब कि ये ट्रीटमेंट हमें कब नहीं देना है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट हमें कब नहीं देना है। आजकल आपको एक चीज और बता दूं, आपने देखा होगा आजकल जो योगा वाला हम लोग आसन पढ़ते हैं ना, आजकल एडवांस में आसन में भी यही चीज आ रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि वो आसन हमें कब नहीं करना चाहिए, किस 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 परिस्थितियों में हमें वो चीज नहीं करना चाहिए। तो योगा के साथ भी ये वाला टर्म्स देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक बताऊंगा कि आपको एकदम वो सॉलिड ट्रिक काम करेगा ही करेगा आपका। जैसे एग्जाम्पल बता दूं, मान लीजिए योगा की बात आ जाए, पूछा जाए कि मान लीजिए भुजंग आसन हमें कब नहीं करना चाहिए, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है भुजंग आसन का। तो एक मैं कॉमन बता रहा हूँ आपको, ये सब पे काम करेगा। जब भी किसी लेडी को प्रेगनेंसी है तो उस समय ये वाला आसन नहीं करना चाहिए, ये कॉमन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो कॉमन आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये देखना है कि जो पार्टिकुलर आसन है, वो आसन किस बॉडी के पार्ट पर काम कर रहा है, मतलब किस बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है। जैसे भुजंग आसन है तो किसको ठीक करेगा, ये किस चीज के लिए काम कर रहा है, स्पाइन के लिए काम कर रहा है ना, स्पाइन के लिए काम कर रहा है। और अगर किसी को मान लीजिए स्पाइन या नेक स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है, नेक स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है, या और भी उसको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो क्या उसे भुजंग आसन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सर तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब समझ में आया कैसे उसको पकड़ना है?
सर इसमें सिंपल सा यही मेथड होता है कि कोई भी आसन पूछता है तो उसमें उस आसन में जिस चीज का सबसे ज्यादा यूज होता है, जिस बॉडी पार्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है, बस उससे उसमें संबंधित अगर कोई रोग कोई अगर भी, उसको है, हाँ उससे संबंधित कोई जी, रोग उसको है तो उसको हाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन में लगा दीजिए, बस हो गया, सही है वो। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया ना, ये डायरेक्ट ट्रिक है समझने, क्योंकि इतना कौन कौन याद करेगा, इतना कोई भी याद नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी तरीके से हीट थेरेपी में भी आपको याद रखना। अच्छा बताइए कि हम ये पेट्रोलियम जेली और वैक्स लगा रहे हैं, तो इससे किसको दिक्कत हो सकती है, किस प्रकार के लोगों को दिक्कत हो सकती है? जिसको स्किन की बीमारी हो, चर्म हाँ रोग हो, बस, रिंग वर्म वेरी हो, गुड, वेरी वगैरह गुड, हो। यही इसका आंसर है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यही है इसका कि स्किन डिजीज या स्किन प्रॉब्लम जिसको होती है उन्हें ये थेरेपी नहीं करना चाहिए, यही इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। समझ गए? तो एक कॉमन सी चीज आपको मिल गई है, ये कॉमन सी चीज आप हमेशा इसको लगा दीजिए सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपना आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज diathermy. Diathermy is the method by generating heat in the body through the flow of electric current. अब देखिए यहाँ पर ये मशीन होता है डायथर्मी का, शॉर्ट वेव डायथर्मी होता है, लॉन्ग वेव भी होता है, केबल मेथड भी होता है ना, बहुत सारे मेथड होते हैं, हमें इतना डूब में नहीं जाना है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि पेंट्रेटिव मेथड कौन सा होता है, पेंट्रेटिव मेथड कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पेंट्रेटिव मेथड जो माना जाता है वो शॉर्ट वेव डायथर्मी माना जाता है। याद रखिएगा SWD है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में SWD कहते हैं। तो पेंट्रेटिव, सबसे पेंट्रेटिव मेथड है चोट को ठीक करने का डायथर्मी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एनर्जी को क्रिएट किया जाता है और उस एनर्जी को चोट लगे भाग पर एक्टिव किया जाता है। ठीक है, उसको जब हम एक्टिव करते हैं तो हमारा जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्टर से हो जाती है, हमारा जो रिकवरी होता है ना वो बहुत फास्टर रेट में हो जाती है। ठीक है, द इंजरीज आर क्योर टू द डेप्थ ऑफ टिश्यू, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इस मशीन के द्वारा बहुत टिश्यू के डेप्थ तक जाते हैं, डेप्थ मतलब डीप तक जाते हैं, अंदर तक, और जिससे क्या होते हैं कि जो हमारे टिश्यू, मैंने बताया था चोट लगने के बाद डेड सेल्स हो जाते हैं, उन्हें क्या करता है एक्टिव, उनको रिमूव करके नए सेल्स, मतलब वो तो नए सेल्स बन जाते हैं है ना, लेकिन उन्हें एक्टिव कर देता है, उनके फंक्शंस को एक्टिव कर देता है, जो स्लो फंक्शंस था उनको एक्टिव कर देता है। क्योंकि एक बात तो आप ये देखिए कि अब हम एक्सरसाइज के थ्रू उनको एक्टिव कर सकते थे, लेकिन भाई हमें चोट लग गया, हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो जब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनको एक्टिव कैसे किया जाए, तो एक्टिव करने के लिए हमने इनका मेथड इस्तेमाल किया। समझ में आई बात? तो मूवमेंट हम कर भी नहीं पाएंगे, तो हमें चोट लगी हुई है, उस तरह का मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो चोट को ठीक करने के लिए हमारे मसल्स टिश्यूज को जो इंटरनल है उनके सेल्स वगैरह को एक्टिव करना पड़ेगा, उनको एक्टिव करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये चीज होता है। देयर आर 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शॉर्ट वेव डायथर्मी, कैपेसिटर फील्ड मेथड, केबल मेथड, इंडक्टिव मेथड और माइक्रोवेव डायथर्मी। ठीक है, बहुत ज्यादा देखिए जानिए मत, समझिए बस इसको। नेक्स्ट हमारा होता है डाइपल्स थेरेपी। डाइपल्स थेरेपी में देखिए इस तरीके से एनर्जी मतलब पार्टिकुलर एक पार्ट पर ट्रांसफर की जाती है। डाइपल्स थेरेपी इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट था और ये इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक है ना, इन विच द एनर्जी प्रोड्यूस बाय इट रिड्यूसेस द स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट्स। ये ज़्यादातर जॉइंट्स वाली जो प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी का लिगामेंट टूट गया है, सीवियर वाला लिगामेंट टूट जाना है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गया है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकवरी के दौरान या रिहैबिलिटेशन के दौरान। ठीक है, तो यह एक विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की विधि है जिसमें इससे उत्पन्न ऊर्जा द्वारा जोड़ों के पास सूजन को कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, EMS। ये सब शॉर्ट फॉर्म, बस इसका नाम भी याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। EMS इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन। देखिए इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल झूठ पकड़ने वाला भी जो मशीन बनाया गया था वो इसी में, कि आपको
कोई भी चीज आपसे बोला जाएगा तो आपका ब्रेन कितना तेजी से मतलब फंक्शन करता है, तो आपका जो बीपी होगा, बीपी के वजह से पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है वो थोड़ा सा घबराता है या नर्वस होता है। तो ये वाला जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएस मेथड कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल मसल्स स्टिमुलेशन, है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे चिप लगाई जाती है मसल्स में आपके पल्स के पास, ताकि आपके बीपी का पता चल पाए। आपके ब्रेन में भी चीजें होती हैं, उनका जो पल्स होता है ना। इस तरीके से ये एक तरीका बनाया गया है। सर न्यूरो, उसको लाई डिटेक्टर कहते हैं या लाई? हाँ वही झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर। जी जी। लेकिन हमें ये नहीं, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, हमारे फिजिकल में ये यूज नहीं होता है। उस मशीन को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, लेकिन हमारे फिजिकल में मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, पार्टिकुलर मसल्स को रिकवर कराने के लिए वहां पर इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी क्या होता है? अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इसे हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी भी कहते हैं। इन दिस मेथड अल्ट्रासाउंड, यानी इसमें जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड के वेव्स होते हैं जो डीप तक जाते हैं, और उस साउंड के वेव पता लगाते हैं कि अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, और साउंड के वेव वहां पर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स होते हैं अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, इज यूज टू इंस्टीड ऑफ रेडिएशन के द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा पता लगाया जाता है, इको के द्वारा पता लगाया जाता है। यूज टू विद द हेल्प ऑफ विच हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज, इन सब के बारे में पता लगाकर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हार्ट डिजीज और किडनी, लीवर, ये सब का जो तरीका होता है उनको पता लगाया जाता है किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अल्ट्रासाउंड आप सब जानते भी होंगे। नेक्स्ट हमारा है इंफ्रारेड लैम्प, इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड मतलब क्या होता है कि ये इस तरह का, मतलब इसका वो होता है, वेव होता है, जो कि आर यूज्ड इन दिस रेज आर यूज्ड टू इलिमिनेट द स्वेलिंग। ये जो इंफ्रारेड रेज होता है, ये क्या होता है, इसमें किरणों की जो तरंग होती हैं, ये जो आपने देखा होगा, खासकर मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग जाड़ा में यूज करते हैं ना, ठंडियों में यूज करते हैं वो मशीन, क्या कहते हैं उसको? हीट वो कनेक्टर। रूम हीटर जो होती है, रूम हीटर। हाँ, रूम हीटर। तो रूम हीटर देखे होंगे कि जब आप जलाते होंगे तो उससे क्या होता है, रेड रेड हो जाता है, कुछ देर के बाद रेड होता है कि नहीं होता है। और फिर रेड होने के बाद उसमें से तरंगे निकलती हैं जो बॉडी को हीट प्रोवाइड करती हैं, करती है कि नहीं करती हैं? तो बस समझ लीजिए वही चीज होता है और कुछ नहीं है। इससे क्या होता है, आपका इसी इंफ्रारेड लैंप से आपके चोट लगे भाग के सूजन को कम किया जाता है, स्वेलिंग को कम किया जाता है। ठीक है, इसी के बाद नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, आप जब डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहां पे अगर बहुत साफ सुथरा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, तो बहुत मेंटेन होता है। और उन्होंने साइड में एक क्या कर रखा है, आप तो साइड में उन्होंने क्या कर रखा है, इस तरह से मतलब एक बॉक्स बना रखा है, और उस बॉक्स में ब्लू कलर के लैंप जल रहे होते हैं, या ब्लू कलर के बोल दो तो ट्यूबलाइट जलते रहते हैं, है ना। या फिर मैं कह दूं कि वो जो एक उसमें जब रखा जाता है पेशेंट को, क्या नाम है वो जो चैम्बर होता है जो ऑपरेशन के बाद रखा जाता है कुछ देर तक, उसको थर्मल मोड। कौन सा? थर्मल मोड। नहीं, आईसीयू। हाँ आईसीयू में, ठीक है। तो जो आईसीयू आप देखेंगे वो प्रोटेक्टेड होता है, किससे प्रोटेक्टेड होता है? वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्टेड होता है, कि वहां पर एक भी कोई भी मतलब जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये सब एकदम आपको नहीं मिलेगा ना। तो उसी प्रकार का ही क्या होता है, लैंप होता है, और उसी लैंप से क्या करते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करता है, जनरेटेड फ्रॉम द सन्स रेज, the amount of infrared rays in the sun rays is high and the amount of ultraviolet rays is less.
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट में सूर्य की किरणों से, जो सूर्य की किरणें होती है उन किरणों से, उसकी एनर्जी से, ठीक है, एनर्जी को जनरेट किया जाता है और चोट लगे भाग पर या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बॉडी पर वो चीज चलाया जाता है। तो ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का, आपने देखा होगा लाइट जलाया जाता है उस बॉडी पार्ट पे, उसी को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का आपने नाम सुना भी होगा, कलर वायलेट, ब्लू कलर का हल्का होता है। नेक्स्ट होता है टेंस। टेंस का मतलब होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलस। हालांकि बात मत रखिएगा, टेंस पूछा गया है कहीं एक बार, मुझे याद है जहां से किसी की एग्जाम में मैंने इसको देखा है टेंस को। तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, यह इलेक्ट्रिकल थेरेपी होती है। इस प्रक्रिया में नर्व्स की उत्तेजना को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा बढ़ाया जाता है, नर्व्स की उत्तेजना को। ठीक है, तो ये आज आपका इतना रहा। एक बार फिर से रिवीजन करा दूं मैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।